सभी साथियों का RSD कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। हमने जो अपना आधुनिक इतिहास की शुरुआत की थी उसमें हम पढ़ चुके यूरोपीय कंपनियां, बंगाल के नवाब। आज पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। भाई आज का अपना चैप्टर है 1857 की क्रांति। अच्छा, कोई भी क्रांति है वो एक दिन में नहीं होती। उस क्रांति के लिए लगभग पीछे की कई घटनाएं जिम्मेदार होती हैं, है ना। तो 1857 की क्रांति के लिए भी लोगों के मन में कई घटनाएं थी, कई हीन भावनाएं अंग्रेजों के प्रति थी, जो एक दिन अचानक जो सहन क्षमता से बाहर हो गई और लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, जो क्रांति का कारण बना। देखो, एक युद्ध होता है प्लासी का युद्ध, याद है भाई, प्लासी का युद्ध। और प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757। एक और युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम है बक्सर का युद्ध, और यह युद्ध होता है आपका 22 अक्टूबर 1764। जो प्लासी का युद्ध है 1757 में हुआ, ठीक इसके 100 साल बाद क्या होती है? क्रांति होती है। 100 साल बाद ही हुई। क्यों? प्लासी जो अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, अब वो अंग्रेज इस युद्ध के बाद नवाब को भी बनाने लग गए। नवाब का मतलब यह है राजनीतिक अधिकार जमाने शुरू कर दिए। ठीक है भाई, याद करो, इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया। तो अंग्रेज हैं, अब वो पॉलिटिकल पावर अपने हाथों में लेना चाहते हैं। बक्सर या प्लासी का युद्ध में तो सिर्फ बंगाल तक सीमित था, और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तीनों को पराजित कर दिया। तो एक साथ बंगाल से लेकर बिहार से लेकर अवध, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक का पूरा साम्राज्य किसके पास था? अंग्रेजों के पास था। अब अंग्रेज जो व्यापार करने के लिए आए हैं, अब अंग्रेज अपना राजनीतिक अधिकार जमा रहे हैं, है ना। अब वो जो कारण है, जो धीरे धीरे राजनीतिक अधिकार जमाएंगे, राजाओं को हटाएंगे, राजाओं को अपनी मर्जी से लगाएंगे, है ना, नए टैक्स लागू करेंगे। तो अंग्रेजों की जो 100 साल की नीतियां थी, और वो 100 साल की नीतियां भारतीयों के मन में क्रांति की भावना उत्पन्न करती है। इसलिए लोगों का जो गुस्सा था वो बाहर आ गया, और इन 100 नीतियों ने, जो अंग्रेजों ने जो भारत का शोषण किया, उसी का परिणाम कौन सी क्रांति है? 1857 की क्रांति है। क्रांति के भाई बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे राजनीतिक कारण है, सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है, सैनिक कारण है और तात्कालिक कारण है। एक एक कारण हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं भाई राजनीतिक कारण। 1857 की क्रांति के कारण कौन कौन से कारण आते हैं? पहला कौन सा कारण है? राजनीतिक कारण या राजनीतिक कारण, एक ही बात है भाई। राजनीतिक कारण क्या क्या होते हैं समाज में? अगर मैं यूं कहूं, भारत में राजाओं का राज है। अब अंग्रेजों ने अपनी मर्जी से राजाओं को बनाना शुरू कर दिया, राजाओं को हटाना शुरू कर दिया। देखो, बात करते हैं राजनीतिक कारण में। अंग्रेजों का एक गवर्नर था जिसका नाम था लॉर्ड वेलेजली। क्या नाम था भाई? और लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की। क्या की? सहायक, सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि की। याद होगा, मैंने अंग्रेज और फ्रांसीसियों का एक युद्ध होता है, उस युद्ध में मैंने सहायक संधि का जिक्र किया है। भारत में सहायक संधि का जनक डुप्ले कौन है भाई? अगर मैं यूं कहूं, सहायक संधि का जनक कौन है? डुप्ले। डुप्ले कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर। और सहायक संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? और सहायक संधि करने वाला राजा कौन था? हैदराबाद का मुजफ्फर जंग। सही है भाई। लेकिन अब अंग्रेजों का राज आ गया, और अंग्रेजों का एक गवर्नर था जिसका क्या नाम था? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की। सहायक संधि का मतलब ये क्या है कि जैसे मैं राजा हूं और अंग्रेजों ने मेरे साथ सहायक संधि कर ली, तो मेरे से कहेंगे कि आप टेंशन मत लो, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, और हम आपकी टेरिटरी में अपनी सेना छोड़ते हैं। अपनी सेना छोड़ दी। अब आपकी जो भी आपके ऊपर आक्रमण करेगा उससे कौन निपटारा करेगी? हमारी सेना अपने आप देख लेगी। लेकिन उस सेना को पैसा कौन देगा? मेरे को देने पड़ेंगे, राजा को देगा। फिर हमारी सेना तो बाहर रहेगी, हमारा एक पॉलिटिकल एजेंट है वो आपके दरबार में रहेगा। अब दरबार में जितनी भी बातें होती हैं वो सारी किसको पता होगी? अंग्रेजों को पता होगी। इसलिए वह राजा चाहकर भी अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी बात
नहीं बोल सकता, नहीं कर सकता। अगर ऐसा होगा तो महल के बाहर उसकी सेना खड़ी है, वो सेना आक्रमण कर देगी और अधिकार हो जाएगा। कहने का मतलब सहायक संधि के तहत अंग्रेज ने आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। ठीक है भाई, सहायक संधि का मतलब क्या है? संबंधित रियासत में एक सैनिक टुकड़ी और दरबार में एक पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त होता था। और सहायक संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी है? कौन सी है भाई? प्रथम रियासत कौन सी है? एक शब्द याद कर लेना, अच अम टी। अच का मतलब हैदराबाद, अम का मतलब मैसूर और टी का मतलब तंजौर। तंजौर को तंजावुर भी बोलते हैं। हैदराबाद रियासत ने कब सहायक संधि की? 1798। इन दोनों ने कब की? 1799 में की। अवध है, अवध भी करता है भाई, अवध। और अवध करेगा 1801 में, पेशवा 2 में, सिंधिया 3 में, है ना। किसने नहीं की? तो इंदौर के राजाओं ने सहायक संधि नहीं की। कई बार पूछ लेते हैं, इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि नहीं की। ये प्रश्न आते हुए, राजस्थान की पहली रियासत सहायक संधि करने वाली करौली है 1817 और अंतिम रियासत 23 में है जिसका नाम है सिरोही। ठीक है भाई, सहायक संधि का अर्थ समझ में आया कि संबंधित रियासत में एक सैनिक टुकड़ी और दरबार में एक पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया जाता था और धीरे धीरे उस रियासत पर कौन कब्जा कर लेते थे? अंग्रेज कर लेते थे। तो सहायक संधि की भारत में सहायक संधि का जनक डुप्ले किसके साथ की? हैदराबाद। राजा कौन है? मुजफ्फरजंग। अंग्रेजों की बात करें तो भारत में सहायक संधि किसने की? वेलेजली ने की। करने वाली पहली रियासत किसने नहीं की? इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि। एक कारण तो यह आया, धीरे धीरे जो राजा हैं वो अंग्रेजों के क्या होने लग गए? गुलाम होने लग गए। उनका धीरे धीरे उस रियासत में अधिकार होना शुरू हो गया, तो राजाओं के मन में भी द्वेष था। और सुनो भाई, एक आपने नाम सुना होगा लॉर्ड डलहौजी का, सुना है? भारत का गवर्नर जनरल बनता है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति चलाई थी, उस नीति का नाम क्या था? हड़प नीति। क्या नाम था भाई? हड़प नीति, या इसी को बोलते हैं विलय नीति, इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्स, या बोल देते हैं लैप्स की नीति। ये वाली नीति देखो, इसका मतलब क्या है कि लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि वह किसी भी रियासत पर आरोप लगाकर उस रियासत को हड़प लेता था। क्या कर लेता था? हड़प लेता था। तो सबसे पहले इस नीति के तहत हड़पा जाने वाली जो पहली रियासत थी वो कौन सी थी? सतारा। कौन सी थी? कब? 1848। ठीक है। उसके बाद जैसे संबलपुर है, जैतपुर है 49, बगाट है 50, उदयपुर है 52, आपका झांसी है 53, आपका नागपुर है 54। लॉर्ड डलहौजी ने अपनी इस नीति के तहत किन रियासतों को हड़पा? इनको हड़पा। आप 2-3 पढ़ लेना। एक तो ये पढ़ना, सबसे पहले कौन सी रियासत हड़पी और झांसी को कब हड़पा? 1853 में। पढ़ लोगे? अच्छा। डलहौजी की एक नीति थी गोद निषेध नीति। गोद निषेध नीति, इसका मतलब देखो, जो राजा निसंतान मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा उसकी रियासत कंपनी हड़प लेगी। समझ रहे हो? जैसे सपोज करो, उदाहरण लेते हैं अपना झांसी का ही। झांसी का राजा था गंगाधर, उसका बेटा नहीं था, है ना भाई? उसकी रानी थी लक्ष्मीबाई। अंग्रेजों ने कहा भाई इनका खुद का पुत्र नहीं है, इसलिए ये रियासत कौन हड़पेगी? अंग्रेज। मतलब जो राजा निसंतान मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो वह जो रियासत है वो अंग्रेज हड़प लेंगे। न उसका चाचा ले सकता, न ताऊ ले सकता, न रिश्तेदार ले सकता, न गोद लिया हुआ पुत्र ले सकता, इसलिए अंग्रेज हड़प लेते थे। ठीक है भाई। फिर क्या काम किया? अवध। लॉर्ड डलहौजी ने अवध का शासक था जिसका नाम था वाजिद अली शाह। क्या नाम था भाई? वाजिद अली शाह। और वाजिद अली शाह पर 1856 में कुशासन का आरोप लगा दिया। किसका लगा दिया? कुशासन का आरोप। इसका मतलब यह है
कि आपको अपना साम्राज्य सही ढंग से चलाना नहीं आता और कुशासन का आरोप लगा दिया और अवध को हड़प लिया। प्रश्न आते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने किस रियासत पर कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा? अवध। या प्रश्न पूछ लेते हैं, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब हड़पा? 1856 में हड़पा। राजा कौन था? वाजिद अली शाह था। लगा दी। फिर क्या हुआ कि भाई नाना साहब पेशवा हुआ करता था। पेशवा जानते हो मराठों के? हाँ, नाना साहब को अंग्रेज क्या देते थे? पेंशन। क्या देते थे? मतलब पेशवा को मिलती थी पेंशन। अंग्रेजों ने वो पेंशन क्या कर दी? बंद कर दी। अब ये परेशान हो गए। अब ये मैंने जितनी बता रहा हूं आपको, राजा परेशान है। मैं तो भाई दिल करे उसी रियासत को हड़प लेते हैं, दिल करे उसी पर आरोप लगा देते हैं। गोद निषेध नहीं, किसी को गोद लेने देते, कंपनी उस पर अधिकार कर लेती है। उच्च वर्ग राजा है वो परेशान है। अब पेशवा को पेंशन मिलती थी, वो पेंशन बंद कर दी। भारत में राज किसका है? मुगलों का। राज किसका भाई? मुगलों का। तो सिक्के भी किसके चलेंगे? मुगलों के सिक्कों पर उनके नाम लिखवाने, उनकी फोटो लगानी, सब पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। तो भाई मुगलों के सिक्के पर रोक लगा दी। अब ये परेशान है। फिर भारत का जो मुगल बादशाह वो कहां पर रहता था? लाल किला। राजधानी क्या थी? दिल्ली। दिल्ली में कौन सा? उसने कहा लाल किला छोड़कर कहां चले जाओ? कुतुब मीनार। कहां चले जाओ? कुतुब मीनार में चले जाओ। डलहौजी ने मुगल बादशाह को लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार में रहने के आदेश दे दिए। ये जो कारण मैंने बताए हैं, ये सारे के सारे कारण है राजनीतिक कारण। किसी भी रियासत में अंदर जाओ, उस पर धीरे धीरे अधिकार कर लो। किसी भी रियासत को हड़प लो। गोद निषेध नीति है, पेंशन बंद करवा दी, मुगल सिक्कों पर नाम खुदवाने पर रोक लगा दी और लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार में जाने के आदेश दे दिए। उच्च वर्ग परेशान हो गया, राजा भी परेशान है। धीरे धीरे लगातार, आज मेरे साथ हुआ, कल आपके साथ होगा, धीरे धीरे राजाओं के मन में भी अंग्रेजों के प्रति हीन भावना पैदा हो रही है। ठीक है भाई, यह है राजनीतिक कारण। और बात करते हैं सामाजिक कारण की। एक दिन में क्रांति नहीं होती, क्रांति के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। मैंने कहा उच्च वर्ग परेशान हो गया, राजा वाला। अब सामाजिक कारण, सामाजिक में आएगा समाज। समाज आता है, हम समाज में कैसे रहते हैं, कैसे लोग हैं, क्या रीति रिवाज हैं, क्या परंपराएं हैं, क्या हमारी सोच है। तो देखो भाई सामाजिक कारण, इसका एग्जाम्पल मैं दूं तो 1829 में विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल बनता है और वो किस पर रोक लगा देता है? सती प्रथा पर। किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबरे-द्वितीय ने दी। 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी। ठीक है, एक साथ समझाता हूं। 1856 में कैनिंग एक विधेयक पारित किया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यह पारित किया। फिर डलहौजी ने क्या चलाई? ट्रेन। कब चलाई? रेल चलाई भाई, है ना, पढ़ा देंगे रेल में। 16 अप्रैल 1853 को ये सब चलाई। तार व्यवस्था, डाक तार, है ना, ये सब व्यवस्था शुरू की। अब समझो भाई, अंग्रेजों ने काम किया था सती प्रथा पर रोक लगाना। या अच्छा काम है या खराब काम है? अच्छा ही है। किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो पत्नी होती है वो उसकी चिता पर जिंदा जलती है, सती होती है। अंग्रेजों ने भारत आए तो उसने देखा यार यहां पर लोग जिंदा जलाया जाता है ना, उनके साथ अन्याय होता है, तो अंग्रेजों ने इस प्रथा पर रोक लगा दी। लेकिन अपना जो रूढ़िवादी समाज है उनका इस बात को लेकर उसकी मानसिकता पर गहरा आघात पहुंचा। उसने कहा, मतलब रूढ़िवादी समाज की सोच क्या थी? अंग्रेज आए हैं, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराओं के साथ खेल रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं। हमारा ये सती प्रथा का ये इनका धर्म है, ये होना चाहिए। अंग्रेजों ने कहा गलत है, अंग्रेजों ने बंद कर दिया। बंद कर दिया, काम अच्छा था, लेकिन हमारी सोच पर उसका प्रभाव क्या पड़ा? विपरीत। मानसिक प्रभाव था वो विपरीत पड़ा। सेम ऐसा ही हुआ। 1856 में कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया, डॉक्टर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से कर दिया। सपोज करो किसी की पति की मृत्यु हो जाती है, शादी को साल हुए, 2 साल हुए, 6 साल हुए, जितने भी हो, युद्ध में मारे जाते हैं या और कुछ होता है, तो उस विधवा को दूसरा विवाह करने का अधिकार होता है। वर्तमान में भी है। अच्छा, अंग्रेजों ने कहा भाई अगर किसी की पति की मृत्यु हो जाती है तो वह पूरी जिंदगी अकेली विधवा रहने से अच्छा है विधवा अपना विवाह कर सकती है। भारतीयों ने क्या किया? उसने कहा ना, ऐसा होगा तो यह धर्म के खिलाफ है, हमारे धर्म में ऐसी मान्यता नहीं है। याद करो मैंने वैदिक सभ्यता पढ़ाया है,
और वैदिक सभ्यता में मैंने आपको बताया था ऋग्वैदिक काल में कि विधवा पुनर्विवाह होते थे और विधवा का पुनर्विवाह होने पर उसे पुनर्भू कहा जाता था। मैंने आपको पढ़ाया है। लेकिन इस समय क्या हो गया कि विधवा विवाह न्याय होगा, लेकिन अंग्रेजों के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह होने लगे। अंग्रेजों ने काम अच्छा किया, लेकिन हमारी मानसिकता पर इसका प्रभाव विपरीत पड़ा। समाज सोच रहा था कि अंग्रेज हमारी परंपराएं, रीति रिवाज, संस्कृति तोड़ रहे हैं। समाज के लोग धीरे धीरे विरोध जाते जा रहे थे। फिर डलहौजी ने क्या चला दी? रेल चला दी। रेल चलाई तो जहां से रेलवे लाइन जाएगी तो कहीं पर तो जंगल भी तो होंगे, पेड़ पौधे कटे। लोगों ने कहा यार ये तो पेड़ पौधे काट रहे हैं, नुकसान है, कोई विकास नहीं होता। आज रेलवे के नीचे जो पत्थर के स्लीपर लगते हैं, पहले लकड़ी के लगते थे, पेड़ काट दिए, उनके लगा दिए। फिर रेल से धुआं, कोयले से चली तो धुआं निकलेगा, बोले यार ये तो धुआं निकल रहा है, हमारी प्रकृति को नुकसान होगा, मर जाएंगे सांस से। मतलब अंग्रेजों ने ये जो भी व्यवस्था शुरू की अच्छे के लिए की, लेकिन इनका जो प्रभाव है हमारी मानसिकता पर कैसा पड़ा? विपरीत पड़ा। और हमारे समाज ने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। रूढ़िवादी परंपरा, रूढ़िवादी समाज की हमारी परंपरा तोड़ रहे हैं, रीति रिवाज तोड़ रहे हैं, हमारे जंगलों को काट रहे हैं, ये हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोग थे, तो समाज भी इसका क्या बन गया? विरोधी हो गया। तो भाई देखो, राजा उच्च वर्ग इसके विरोधी हो गए, अब समाज भी इनका क्या हो गया? विरोधी हो गया। और देखो, और आता है आपका धार्मिक कारण। क्या आता है भाई? धार्मिक कारण। धार्मिक कारण समझो। भारत में दो ही धर्म है ज्यादातर, तो एक तो अपना हिंदू धर्म था, एक इस्लाम धर्म था। अंग्रेज है वो ईसाई धर्म के थे, ठीक है। अंग्रेजों ने एक अधिनियम पारित किया 1833 का चार्टर एक्ट, और इस एक्ट के तहत भारत में ईसाई धर्म का प्रचार की क्या मिल गई? अनुमति मिल गई, ठीक है भाई। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की क्या दे दी गई? अनुमति दे दी गई। अंग्रेजों का एक गवर्नर भी हुआ, वो कहता है कि हम भारत को ईसाई देश घोषित करेंगे, ईसाई धर्म बनाएंगे। अब 1833 का जो अधिनियम आया उसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हो। इतना हो गया। अब अंग्रेजों ने देखो क्या किया, मिशनरी स्कूल थे, और मिशनरी स्कूल में बाइबल की शिक्षा अनिवार्य कर दी। हाँ भाई, ईसाइयों की पवित्र पुस्तक बाइबल, विश्व की सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक बाइबल ही है। बाइबल की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई, बाइबल पढ़ाया जाने लगा, जगह जगह बाइबल की प्रतिलिपियां बांटी जाने लगी, है ना। बाइबल का प्रचार किया गया, लोगों को उनकी शिक्षा पहुंचाई गई, आप पढ़ो इनको। फिर यह कहा गया कि जो भी ईसाई धर्म स्वीकार करेगा उसको क्या मिलेगी? नौकरी। क्या मिलेगी भाई? अगर वह नौकरी में है उसको तो क्या दिया जाएगा? पदोन्नति, प्रमोशन दिया जाएगा। अगर वह पढ़ना चाहेगा तो उसको प्रवेश के लिए क्या दिया जाएगा? आरक्षण। क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। और जो ईसाई धर्म ग्रहण करेगा उसे उसकी पैतृक संपत्ति का क्या माना जाएगा? हकदार माना जाएगा। आई बात समझ में भाई? थोड़ा सा समझो क्या बात है। अंग्रेजों ने कहा जो व्यक्ति ईसाई धर्म ग्रहण करेगा, अगर वह पढ़ना चाहेगा तो हम उसको प्रवेश के लिए क्या देंगे? आरक्षण। कोई व्यक्ति नौकरी में है और ईसाई धर्म ग्रहण करता है तो हम उसको क्या देंगे? प्रमोशन। और कोई व्यक्ति ईसाई धर्म ग्रहण करेगा, हम उसको क्या देंगे? नौकरी देंगे। यदि कोई व्यक्ति ईसाई धर्म ग्रहण कर रखा है उसे हम उसकी पैतृक संपत्ति का हकदार समझेंगे। लोगों के मन में विरोध शुरू हो गया कि ठीक है, रेल चलाई, तार चलाई, राजा परेशान है, लेकिन आप हमारे धर्म के साथ तो खिलवाड़ मत करो। ऐसा नहीं कि आप ईसाई धर्म के लिए, लोग लोभ में जाएंगे, लालच में जाएंगे, क्योंकि एक पेशा यही है जमींदारी। अकाल पड़ते हैं तो नाज होता नहीं। अब जो अंग्रेज हैं वो जमीनों को जब्त कर लेंगे, करें तो करे क्या, मजबूरी फंस गई। अब अंग्रेजों ने धर्म के साथ ये काम करने शुरू कर दिए, तो लोगों में धर्म को लेकर भी अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की भावना मन में उमड़ रही थी। कहीं ना कहीं धार्मिक कारण भी जिम्मेदार है। और बात करो सैनिक कारण। कौन से कारण भाई? सैनिक कारण। सैनिक कारण देखो, समाज परेशान है, राजा परेशान है, उच्च वर्ग परेशान है, अब बचे सैनिक। सैनिक देखो भाई,
आपको पता है कि अंग्रेजों ने पूरे विश्व में राज कर रखा था, चाहे वो कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे कहीं पर भी हो। छोटा सा देश है इंग्लैंड, और पूरे विश्व पर राज कर रखा है। क्या उनके पास इतने सैनिक थे? ना। भारत में राज किया तो उनके पास सैनिक कौन से थे? भारतीय थे, लेकिन अफसर सारे कौन थे? अंग्रेज थे। अगर मैं कहूं तो भारतीय तथा अंग्रेज सैनिकों का जो अनुपात हुआ करता था वो लगभग कितना था? 5:1 अनुपात हुआ करता था। ठीक है भाई। भारतीय जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक, इनको न तो वेतन मिलता था, मतलब ना के बराबर वेतन मिलता था, न कोई सुविधाएं दी जाती थी, और इनके साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं होता था। न खाने का बंदोबस्त था, न सैलरी देते थे, न कोई सुख सुविधा देते थे। ऊपर से अमानवीय व्यवहार इनके साथ, बिल्कुल दुर्व्यवहार इसके साथ किया जाता था। सैनिक परेशान है। फिर थोड़ा सा क्या हुआ, डलहौजी ने 1854 में डाक विधेयक पारित किया, और सैनिकों को निःशुल्क क्या दी जाती थी? डाक सुविधा। क्या दी जाती थी? हाँ भाई, डाक चिट्ठी जानते हो, जानते हो ना? तो सैनिकों को निःशुल्क मिलने वाली डाक सुविधा है, वो डलहौजी ने क्या कर दी? समाप्त कर दी। एक ही सुविधा दे रखी थी, निःशुल्क डाक व्यवस्था, वो कब समाप्त कर दी? 1854। गवर्नर कौन है? डलहौजी। अब सैनिकों के मन में और भाई अंग्रेजों के प्रति खराब भावना मन में जागृत हुई। 1856 में कैनिंग ने एक एक्ट पारित किया, जर्नल सर्विस इनलिस्टमेंट, यह एक्ट पारित किया। इसके तहत क्या था कि भारतीय सैनिकों को भारत से बाहर भी युद्ध सेवा देनी पड़ेगी। सपोज करो अंग्रेज भारत में है, अंग्रेज कनाडा में भी है। अब अंग्रेजों का युद्ध हो गया कनाडा में, अब भारतीय सैनिकों के कहेंगे कि आप कहां चलो? कनाडा में चलो। लेकिन समुद्र पार अगर दूसरे देश में जाएंगे तो उनको भत्ता नहीं दिया जाएगा। एक तो ये वाली बात, भत्ता नहीं दिया जाएगा। अगली बात, भारतीय लोग समुद्र को क्या मानते हैं? देवता, जल देवता मानते हैं, इसलिए वह अपमान समझते हैं। फिर आपका गवर्नर बनता है विलियम बेंटिंग। बेंटिंग ने क्या किया? सैनिकों को माथे पर तिलक लगाना, माथे पर तिलक लगाना, और भाई आपका पगड़ी पहनना। हाँ भाई, सरदार जी क्या पहनते हैं? इन दोनों पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। न तो आप माथे पर तिलक लगा सकते, न पगड़ी पहन सकते। आपको भारत से बाहर जाना पड़ेगा, आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे। जल देवता में जाओगे तो अपमान होगा, तो हमारा कोई नहीं जाता। 1854 में जो सैनिकों को निःशुल्क डाक व्यवस्था मिलती थी वो समाप्त कर दी गई। फिर भारतीय सैनिकों के साथ खराब व्यवहार होता था, कोई सुविधा नहीं दी जाती थी, कम वेतन दिया जाता था, भारतीय सैनिकों का अनुपात जाता था। इन सब को लेकर सैनिकों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और पहला विद्रोह 1806 में मद्रास के वेल्लोर में होता है। कहां पर होता है भाई? वेल्लोर में होता है। तो सैनिक भी परेशान है। अब आता है आपका आर्थिक कारण। कौन सा कारण भाई? राजनीतिक पढ़ लिया, सामाजिक, धार्मिक और सैनिक। अब कौन सा है? आर्थिक कारण। देखो भाई, आर्थिक मतलब पैसा, मतलब टैक्स। देखो क्या है, सबसे ज्यादा किसी नीति ने भारतीयों का शोषण किया, वो कौन सी नीति है? आर्थिक कारण। कौन सी नीति थी अंग्रेजों की? भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था 3 प्रकार की ज्यादातर थी। एक तो थी आपकी परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त। एक थी आपकी रैयतवाड़ी, एक थी आपकी महालवाड़ी। ये अंग्रेजों की 3 व्यवस्था है भाई। 3 कैसी व्यवस्था है? भू राजस्व व्यवस्था है। अलग अलग क्षेत्रों में पूरे भारत में अंग्रेजों ने भू राजस्व के लिए ये 3 व्यवस्थाएं लागू कर रखी हैं। कहीं पर तो है स्थायी बंदोबस्त, जैसे बंगाल साइड है, रैयतवाड़ी जैसे मद्रास साइड है, मालवाड़ी जैसे मध्य भारत में है, बात करते हैं। एक 19% भूमि पर है, एक 51% भूमि पर है, एक 30% भूमि पर है। एक पर लगान वसूलते हैं सीधे कंपनी के लोग,
एक पर लगान संयुक्त रूप से गांव के एक मुखिया को देना पड़ता है जैसे महालवाड़ी, और एक पर लगान वसूल करते हैं जमींदार। ठीक है भाई, इन तीनों व्यवस्थाओं ने किसानों का खूब क्या किया, शोषण किया। सपोज करो अकाल पड़ गया, लगान वसूल करेंगे तो जितना लगान आता है उतने ही वसूल करेंगे। अनाज नहीं हुआ तो क्या करेंगे कि उनकी जमीनों को जब्त कर लिया गया, उनके पशुओं को, उनके घर की संपत्ति को लूट लिया गया, यानी जब्त कर लिया गया। बंबई में एक कमीशन का गठन किया गया था, इनाम कमीशन, उसके तहत भी 20,000 जागीरें को जब्त कर लिया गया। अगर मैं यूं कहूं कि अंग्रेजों की इस नीति के कारण भारत में भुखमरी फैल गई। क्या फैल गई? लोगों के घर बार संपत्ति पशु सब छीन लिए गए। इतनी खराब व्यवस्थाएं लागू कर रखी थी, खूब शोषण किया। अब अंग्रेजों ने 1813 ईस्वी में मुक्त व्यापार नीति लागू की, मुक्त व्यापार नीति लागू की। इसके तहत क्या था, अंग्रेज इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड से बनी कोई भी वस्तु अगर भारत में बेची जाएगी तो उस वस्तु पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है भाई, अंग्रेजों की कोई वस्तु भारत में बिक रही है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन भारत की वस्तु भारत में ही बेच रहे हैं तो क्या देना पड़ेगा। भारत में एक ही तो उद्योग था, और वो उद्योग कौन सा था? सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा उद्योग था? सूती वस्त्र उद्योग। यही तो था, चरखा काटते थे, सूत बनाते थे, फिर कोई कपड़े बुनते थे। अगर भारत की वो चीज 20 रुपए, सपोज करो एक शर्ट 20 रुपए की भारतीय बेचते हैं हाथ से बनाकर, अंग्रेज मशीनों से बनाते थे, और वो चीज भारत में बेच दी 17 रुपए में, कौन खरीदेंगे? 17 वाली या 20 वाली? 17 वाली खरीदेंगे। अच्छा, इससे क्या हुआ, भारत के लोग भारत में बेच रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, अंग्रेज वाले इंग्लैंड से बनी वस्तु भारत में बेच रहे हैं, कोई टैक्स नहीं लगता। इसलिए भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हो गया? पूरी की पूरे किसान खराब हो गए, शोषण कर दिया, अब उद्योग भी पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। भारतीयों में गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी फैल गई, लोग मारे गए, अकाल पड़ते थे, जैसे बंगाल में अकाल पड़ा तो लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए। क्या इनकी जो आर्थिक नीति है इसके कारण किसानों को गरीब बना दिया गया, बिल्कुल आम जनता को इतना निर्धन बना दिया कि पूछो ही मत। तो आम जनता है, जो किसान वर्ग है, वो भी अंग्रेजों से क्या है, परेशान है। फिर सारे कारण हो गए, इतने में अचानक एक कारण होता है, तात्कालिक कारण। कौन सा कारण भाई? तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण। और वो आप भाई शुरुआत स्टार्टिंग से पढ़ते हो, कौन से? चर्बी लगे कारतूस, चर्बी लगे कारतूस। अच्छा, भारत में पहले जो बंदूक चलती थी उसका नाम था ब्राउन बेस। क्या नाम था? ब्राउन बेस। ये वाली बंदूक चलती है। कैनिंग ने क्या काम किया? कैनिंग गवर्नर जनरल कौन है? नई राइफल चला दी, नई राइफल्स, नई बंदूक ले आया। और नई बंदूक का क्या नाम था? एनफील्ड। क्या नाम था? एनफील्ड राइफल्स। इस बंदूक का प्रयोग करना शुरू कर दिया। ऐसा कहते हैं कि इस बंदूक को चलाने से पहले कारतूस को दांत से काटना पड़ता था, और उस दांत में गाय तथा सुअर की चर्बी लगी थी। सैनिक दो ही हैं भारत में, हिंदू और मुसलमान। हिंदुओं के लिए गाय और मुसलमानों के लिए ऐसा कहते, दांत से काटेंगे तो अपमान समझते थे, इसीलिए सैनिक भड़क उठे। एक कहानियां यूं भी आती हैं कि एक बार मंगल पांडे, जो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का था, मंगल पांडे अच्छा बंगाल में था, तो बंगाल में गंगा नदी है, स्नान करने के लिए आ रहा था। फिर कोई झाड़ू करने वाला होता है स्वीपर, वो इसको टच हो गया। तो मंगल पांडे ब्राह्मण था, तो मंगल पांडे ने कहा यार दोबारा नहाना पड़ेगा, गलती कर दी तूने, ये क्या काम कर दिया, अब मेरे को जाना पड़ेगा। तो उसने कहा यार मेरे इतने टच करने से तुझे इतनी प्रॉब्लम है, तुम जो बंदूक चलाते हो उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी, तब तो तुम कुछ लोग नहीं, तब तो कुछ नहीं कहते। उसने कहा तेरे को कैसे पता? बोले वहां पर जो बंदूक बनती है वहां पर भी मैं सफाई का काम करता हूं, मेरे को पता है वहां पर। मंगल पांडे वापस आया। जो मंगल पांडे है, मंगल पांडे ये बंगाल का, बंगाल में एक कंपनी है बैरकपुर, कौन सी भाई? बैरकपुर छावनी। और बैरकपुर छावनी में एक बटालियन रहती है, कौन सी? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, एनआईए नेटिव इन्फेंट्री। उसका एक सिपाही कौन है? मंगल पांडे। मंगल पांडे को पता चल गया, मंगल पांडे ने सभी से कह दिया भाई हम कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसको चलाने से पहले दांत से वो ढक्कन खोलना पड़ता है, बारूद भरना पड़ता है, और वो जो चिकना लगा है उसमें गाय और सुअर की
चर्बी लगी। और मंगल पांडे ने यह बात कब कही? 29 मार्च 1857 को। और 29 मार्च 1857 को जब मंगल पांडे ने गोली चलाने से मना किया तो जो अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे दो, जिसका नाम था आपका लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूशन, और इन दोनों की मंगल पांडे ने गोली मारकर क्या कर दी? हत्या कर दी। भाई मंगल पांडे ने इनकी हत्या कर दी। हत्या कर दी तो मंगल पांडे भागा नहीं, मंगल पांडे को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करके उसे 8 अप्रैल और 1857 को क्या दे दी? फांसी दे दी। भाई हम पढ़ते हैं क्रांति का पहला शहीद कौन है? मंगल पांडे। कौन है? ये बड़ा कांड हुआ। तत्कालिक उस समय यह कारण हो गया कि पुराने चर्बी लगे कारतूस। चर्बी लगे कारतूस का मतलब क्या है? गाय और सुअर की लगी थी। पहले कौन सी बंदूक चलती थी? ब्राउन बेस। अब कौन सी बंदूक आ गई? एनफील्ड राइफल्स। कौन लेके आया? कनिंग लेके आए। अच्छा, बंगाल में एक छावनी है बैरकपुर छावनी, उसमें एक बटालियन है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, उसका एक सिपाही है मंगल पांडे। मंगल पांडे ने कारतूस चलाने से मना कर दिया, उसने 2 अंग्रेज अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी। 29 मार्च को मंगल पांडे को पकड़ लिया गया और उसे 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। इसे क्रांति का पहला शहीद कहते हैं। और जैसे ही ये सैनिकों में ये बगावत हुई, धीरे धीरे ये बात पहुंची मेरठ, मेरठ से आई दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, मतलब समुच्चे भारत में फैल गई। अब जो क्रांति है उस क्रांति की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। हमने जो पढ़े हैं वो क्रांति के कारण है। कल पढ़ेंगे कि क्रांति की योजना किसने तैयार की, क्रांति के समय कौन गवर्नर जनरल था, कौन महारानी थी, कौन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, प्रतीक चिन्ह क्या थे, क्या झंडा गीत की रचना की। फिर पढ़ेंगे क्रांति का प्रचार पूरे भारत में कैसे हुआ। आज की क्लास में थे क्रांति के कारण।